नमस्कार। बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोदी कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट में निशंक को अहम जिम्मेदारी मिली है। मोदी सरकार में एचआरडी मिनिस्ट्री संभालेंगे निशंक। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक के मानव संसाधन विकास मंत्री बनने से उत्तराखंड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले सालों में उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की बड़ी दुर्दशा देखने को मिली थी, लेकिन अब निशंक के शिक्षा मंत्री बनने से इसमें सुधार की उम्मीदें जग गई हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो ये जगी है कि राज्य से बाहर चले गए एनआईटी को क्या निशंक राज्य में फिर से स्थापित करवा पाएंगे। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को भी क्या दूर कर पाएंगे निशंक। राज्य के विश्वविद्यालय जरूरी संसाधनों के लिए भी लंबे समय से जूझ रहे हैं। अब निशंक के मंत्री बनने से क्या ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि राज्य में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी का कैंपस जयपुर शिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि श्रीनगर में संस्थान चलाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं नहीं थी। स्थापना के कई वर्षों बाद भी एनआईटी को स्थायी बिल्डिंग नहीं मिल पाई थी। अब बड़ी उम्मीद ये जगी है कि निशंक शिक्षा मंत्री के नाते इसकी किस्मत बदलेंगे। इसके साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की हालत में भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे संपादक अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अनुपम जी, उत्तराखंड पर बड़ा भरोसा जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बड़ी जिम्मेदारी दी है रमेश पोखरियाल निशंक को, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए मनु, इनफैक्ट बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देश के सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालयों में से एक है, जो कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की दिशा और दशा को तय करता है, कहाँ किस डायरेक्शन में ले जाना है। और ये उत्तराखंड के दूसरे मंत्री होंगे मनु, मुरली मनोहर जोशी के बाद, जो इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने जा रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय रहा है। और आप अगर पुरानी हिस्ट्री को खंगालें तो देश में पीवी नरसिम्हा राव ने इस मंत्रालय को एक बार देखा है, वीपी सिंह ये सब प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने देखा है, अर्जुन सिंह, एक लंबी लिस्ट है ऐसे तमाम एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस की जिन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री संभाली है। उसके बाद जो अब निशंक को ये दायित्व सौंपा गया है, तो काफी सोच समझ के मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया होगा। उनके पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। और एक दूसरा इसका पहलू ये भी है कि उत्तराखंड के साथ साथ जितने हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर आप देखें हिमालयन स्टेट्स का सबका एक ही नेचर है, चाहे वो हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है। एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं स्टेट्स को बहुत दिक्कतें आती हैं अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस को लेके। तो ये एक उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि निशंक का हमेशा फोकस हिमालयस को लेकर भी रहा है। तो कहीं ना कहीं हिमालयन स्टेट्स को लेकर स्पेशल कोई शायद आने वाले दिनों में कुछ घोषणा करे या कुछ इन स्टेट्स पे फोकस करे ज्यादा, तो दूसरे तरीके से, ऐसा मुझे लगता है। मन जी अनुपम जी, एचआरडी जो एक ऐसा विभाग है जो ग्रास रूट से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा हुआ विभाग है, तमाम शैक्षणिक संस्थाएं इसके अंडर आती हैं, और जो निशंक जैसे खुद भी वो शिशु मंदिर में शिक्षक रह चुके हैं, तो उनके उन अनुभवों का भी इनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखिए निशंक ने खुद वो एक टीचर रहे हैं, वहां से उनका करियर शुरू हुआ है। पहाड़ के जो पौड़ी गढ़वाल जिले से उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाते थे, आरएसएस से जुड़ा स्कूल था, वहां से उन्होंने ग्रास रूट एजुकेशन सिस्टम पूरा देखा है। बाद में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका हायर एजुकेशन से भी पाला पड़ा है। उत्तराखंड की अगर आप खासकर बात करें तो यहाँ का हायर एजुकेशन बहुत खराब है। स्कूल एजुकेशन में भी जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन के नाम पे तो उत्तराखंड जाना जाता है, लेकिन सरकारी सिस्टम एजुकेशन का बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि जो निशंक का अनुभव, इन्होंने दोनों टाइप की एजुकेशन देखी है, मतलब दोनों सिस्टम देखे उत्तराखंड में रहते हुए बतौर मंत्री और मुख्यमंत्री भी, जो सरकारी स्कूलों की कंडीशन है, जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं और जो हायर एजुकेशन है, तो वो सब अनुभव कहीं ना कहीं इनके काम आएंगे। और एक बड़ा भरोसा मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने निशंक पे जताया है फिलहाल। जी अनुपम जी, तो उत्तराखंड को पहले ही एजुकेशनल हब कहा जाता है कि अच्छे शिक्षा संस्थान है यहाँ पर, तो ऐसे में फिर रमेश पोखरियाल निशंक से उम्मीदें भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी, जैसे मैंने कहा, जाहिर तौर पे, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन की अगर आप बात करें, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, देहरादून है, ये जहाँ इन सेंटर्स पे जहाँ ब्रिटिशर्स का प्रभाव रहा है, या पहले से इसलिए अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं, और स्कूल एजुकेशन की वजह से ही उत्तराखंड की पहचान है। पिछले कुछ सालों में बहुत से नए स्कूल्स आए हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स आए हैं, लेकिन ये सब प्राइवेट सेक्टर में आए हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स ने इतना अच्छा नहीं किया है। और हायर एजुकेशन की जहां तक बात होती है, तो हायर एजुकेशन पे बच्चों को बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते उत्तराखंड से। वो 12th तक तो यहाँ पढ़ते हैं, 12th के बाद वो माइग्रेट करना पसंद करते हैं किसी दूसरे स्टेट को, दिल्ली है,
चंडीगढ़ है या कहीं दूसरी जगहों में, इवन बॉम्बे, कैलकाटा, जहां भी एडमिशन मिल सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा निशंक के लिए, जो अपना उनका होम स्टेट है, वहां वो किस तरीके से इसमें गुणात्मक सुधार लाते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। जीवन जी अनुपम जी, जैसा कि हमने देखा है कि अभी हाल ही में एनआईटी को भी शिफ्ट करना पड़ा जयपुर, और शिक्षकों की भी भारी कमी देखने को मिलती है पहाड़ों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है रमेश पोखरियाल निशंक के सामने। देखिए, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस होंगे उनसे इन चीजों को लेके। जैसे उत्तराखंड में एनआईटी के अलावा आईआईएम भी आया है, और आईआईएम तो क्योंकि चल रहा है लेकिन बहुत अच्छी रैंकिंग्स में उसको नहीं माना जाता है। एनआईटी को लेके तो क्योंकि राज्य सरकार ने कमिट भी किया है कि हम इसको 12 जयपुर से वो संचालित हो रहा है। टेक्निकली वो उत्तराखंड में है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जयपुर से संचालित हो रहा है, उसको वापस लाएंगे। तो जाहिर तौर पे क्योंकि ये उम्मीद उनसे करी जाएगी निशंक से कि वो इसमें अब कहीं इंटरवीन करें, और जहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, क्योंकि अब वो केंद्र में मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो वो चीजों को सुधारें। ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए अनुपम जी। तो हमारे उत्तराखंड के एडिटर बता रहे थे तमाम विश्लेषण उन्होंने किया कि निशंक को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और जो वो शिक्षक रह चुके हैं इसके अनुभव का भी उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने पर योग गुरु रामदेव ने सभी मंत्रिमंडल को बधाई दी है और कहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में ऊर्जावान और अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है, जो कि देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। योग गुरु रामदेव ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती देश में गरीबी, किसानों की आय दोगुनी करना है। रामदेव ने उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर बधाई दी है और कहा है कि निशंक को मंत्रिमंडल में शामिल होना उत्तराखंड और साधु संतों के लिए सौभाग्य की बात है। आध्यात्मिक राजधानी है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर के और उत्तराखंड तक, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी को मंत्रिमंडल में बड़ा दायित्व मिलना, यह हरिद्वार के लिए, यहाँ के साधु समाज के लिए और इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। खबर रुड़की से है। यहां दवाई कंपनी में आग लगी है। आग में झुलसने से 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भगवानपुर क्षेत्र के पुहाना के पास का ये मामला है। तो बड़ी खबर रुड़की से, जहां दवाई कंपनी में आग लगी है। आग में झुलसने से 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। और चमोली से बड़ी खबर आ रही है। यहां आज से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत होगी। 5 प्यारों की अगुवाई में आज पहला जत्था रवाना होगा। गोविंद घाट से पहला जत्था रवाना हो चुका है। पहला जत्था देर शाम पहुंचेगा घांगरिया गोविंद धाम। तो बड़ी खबर चमोली से, हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहला जो जत्था है वो भी रवाना हो चुका है। 5 प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से पहला जत्था रवाना हुआ है, जो आज देर शाम घांगरिया गोविंद धाम पहुंचेगा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट कल जारी हुए हैं। वहीं इस बार चंपावत के पेशे से राजमिस्त्री और चाय वाले के होनहार बेटों ने कमाल कर दिखाया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 97.20% अंक लाकर हाई स्कूल की मेरिट में 7वां स्थान लाने वाले अनीश यादव के पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं। वहीं उनका यह होनहार बेटा इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता सहित टीचर को दे रहा है। तो मां कहती हैं कि बच्चे उनकी मेहनत को सार्थक कर रहे हैं। मम्मी के स्ट्रगल, पापा के स्ट्रगल, दीदी की पढ़ाई, टीचर्स के सपोर्ट से मैं आज पहुंचा हूं। नहीं तो मैं उत्तराखंड में बोर्ड मेरिट लिस्ट में टॉप 7 में नहीं आ पाता। तो मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। तो आगे भी सपना पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। इसमें पापा ने जो खून पसीना बहा रखे वो नाम रोशन करके गया, आज रोशन कर दिया। आगे जाके भी ऐसे नाम रोशन करते जाए। अब हम तो यही शुभकामना बच्चों को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ 10वीं में बिना ट्यूशन के 96.60% अंकों के साथ 10वां स्थान लाने वाले अंकित भट्ट के पिता की चाय की दुकान है। बच्चे की इस उपलब्धि पर पिता खुश हैं। ये उपलब्धि अगर देखी जाए तो पूरी तरह से पापा और मम्मी की है। उनके कठिन परिश्रम की है, उनके दिन रात किए हुए काम की है।
उन्होंने दिन रात काम करके यहाँ तक पहुँचाया है और ऐसा लगता है कि हम जो भी हैं आज उनकी वजह से हैं। दिन भर काम करने के बाद जो हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ काम करते हैं, काम करने के बाद हमारे बच्चे ने इतने बड़े उपलब्धि हासिल की, तो उसके लिए हम धन्य हैं और धनवान भी हैं। लोहाघाट विवेकानंद स्कूल में पढ़ने वाले दोनों होनहार छात्रों ने न सिर्फ अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि आर्थिक अभाव और संसाधनों का रोना रोने वाले दूसरे छात्रों के लिए भी नजीर पेश की। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में आहूजा पैथोलॉजी सेंटर की वजह से एक परिवार पिछले 7 महीने से परेशान है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गलत इंफॉर्मेशन देने का पता चला है, लेकिन उसके बावजूद आहूजा सेंटर पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बबीता पाठक की गोद में यह है 7 महीने का मासूम कृष्णा। कृष्णा अपने जन्म के साथ क्लेफ्ट लिफ्ट के साथ साथ कई बीमारियां लेकर आया है। मासूम का दिल भी राइट साइड में है और किडनी भी अपनी सही जगह पर नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक कृष्णा की इन बीमारियों का पता उसके जन्म से पहले लग सकता था, लेकिन 16 अप्रैल 2018 को बबीता के सेकंड लेवल की आहूजा पैथोलॉजी सेंटर में कराई गई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बच्चे की गलत रिपोर्ट दी। बहुत सारे लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, तो इसमें हमारा दोष तो नहीं होता। तो बस इसी बात को लेकर के मैं आगे कार्रवाई चाह रहा था कि इनकी आगे कार्रवाई हो, और जो इन्होंने हमें शब्द बोले इनके लिए तो लूले लंगड़े बच्चे पैदा होने, हार्ट की प्रॉब्लम से बच्चे पैदा होने, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी मोटी के कितने फीस ले रहे हैं, उसके बाद भी डायग्नोस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि इनको कुछ भी हो, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, और जो हम इस परेशानी को झेल रहे हैं आगे कोई ना झेले। अब आरटीआई की इस रिपोर्ट को देखिए। आहूजा पैथोलॉजी सेंटर में पिछले 10 सालों में बिगड़े केस का खुलासा हुआ है। नेशविला रोड की रहने वाली यशोदा की गलत रिपोर्ट देने के कारण जान तक चली गई। इसका कंपनसेशन सेंटर को देना पड़ा। वहीं सेंटर में ही कोर्स तक चलाया जा रहा था, जिससे कोर्ट के आदेश के बाद बंद करवाया गया। आहूजा पैथोलॉजी सेंटर के ठीक सामने मौजूद है। डॉक्टर आहूजा से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले से ही पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि ये रेडियोलॉजी विभाग का काम है और इसमें मेरा कोई सरोकार नहीं है। जो भी बात कहनी होगी हम डीजी साहब के सामने कहेंगे। वहीं सीएमओ एसके गुप्ता के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई, जिसकी 6 मई 2019 को दी गई रिपोर्ट में सेंटर में खामियां पाई गई। उसमें शिकायत ये की गई थी कि पेशेंट के जो गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड कराया गया था, उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि बच्चे होने के बाद उसमें क्लेफ्ट लिप और ये पाया गया था, जो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नहीं दिया गया था। तो हमारे द्वारा दून चिकित्सालय के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को उनके वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उसकी रिपोर्ट जांच की गई और उन्होंने उसमें चूक पाई गई थी और उस विषय में यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी। लेकिन ये सेंटर का कहना है और जो रेडियोलॉजी एसोसिएशन का है, उनका ये कहना है कि रिपोर्ट में विरोधाभास प्रतीत होता है। उसके लिए उनके द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था, जिसके विषय में महानिदेशालय को हमारे द्वारा पत्र प्रेषित कर दिया गया है कि इस विषय में अगर और कोई कमेटी बनाना चाहें तो वहाँ के द्वारा निर्देश प्राप्त करें। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों एमसीआई ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया? रिपोर्ट में जब खामियां पाई जा रही हैं, तो फिर दून में चल रहे इस तरह के सेंटर्स पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर का मानदेय बढ़ा दिया है। शासन की तरफ से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 2000 रुपए मानदेय मिलेगा। वहीं फैसिलिटेटर को हर विजिट के लिए 300 रुपए की जगह 350 रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड में कुल 11,000 आशा कार्यकर्ता और 550 फैसिलिटेटर्स हैं। इस बढ़ोतरी के बाद साल 2011 के बाद सालाना मिलने वाली 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अब नहीं मिलेगी।